हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 के भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय के दूसरे भाग में। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान में क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा को पढ़ा, भौतिक विज्ञान के बारे में समझा तथा द्रव्य और ऊर्जा के मैटर को भी हमने समझा। उसके बारे में भी जाना कि कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। उसी अध्याय के इस भाग में आज हम पढ़ेंगे भौतिकी का प्रयोजन। देखिए, भौतिकी के बारे में तो हम पहले से ही समझ चुके हैं कि हमारे आसपास होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है, या जिस विषय के अंतर्गत हम अपने आसपास होने वाली भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, इस भौतिकी का प्रयोजन का तात्पर्य है कि इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है स्थूल माइक्रो, और जो इसका दूसरा पार्ट है सूक्ष्म माइक्रो। ठीक है, तो देखिए, जहाँ से नाम से ही स्पष्ट है, स्थूल का मतलब विशाल का है, सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे कण, स्थूल का मतलब विशाल। स्थूल में हम क्या करते हैं कि अपने आसपास होने वाली बड़े बड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, सूर्य के बारे में अध्ययन करना, और जैसे ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करना, तरंगों के बारे में अध्ययन करना। यदि इन सारी विषयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की शाखा स्थूल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। स्थूल विज्ञान की भी अन्य बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसे हम उपशाखाएं भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी उपशाखाओं के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो उपशाखा है इसकी वो है यांत्रिक। सबसे पहली जो शाखा है यांत्रिकी। अब यांत्रिकी में हमने पढ़ा होगा कि यांत्रिकी में क्या करते हैं कि जैसे न्यूटन का नियम, यांत्रिकी में हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों को पढ़ा, जैसे कि न्यूटन का नियम, गैलीलियो, केपलर, आदि सारे वैज्ञानिकों को हमने यांत्रिकी में पढ़ा। यांत्रिकी में न्यूटन को पढ़ा, गैलीलियो को पढ़ा, केपलर को पढ़ा। यांत्रिकी में क्या करते हैं कि कणों की ऊर्जा, कणों के बारे में, कण कैसे बनते हैं, या फिर द्रव्यमान के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। जैसे न्यूटन के बारे में हमने न्यूटन के, आपको पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, तो याद होगा कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, जिसे न्यूटन के नियम कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो पहला जो नियम होता है उसका जड़त्व का नियम। दूसरा जो नियम होता है, दूसरे नियम से पता चलता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के, F=ma। और तीसरे नियम का जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसको भी हमने पढ़ा। गैलीलियो का भी नियम जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व और न्यूटन का पहला नियम और गैलीलियो का जड़त्व का नियम लगभग एक ही तरह है, इसके बारे में भी पढ़ा। जो एक और वैज्ञानिक थे कपलर के विषय में अध्ययन करेंगे, तो ये ग्रहों की चाल तथा ग्रहों के बारे में बताते हैं, ग्रहों की गति के बारे में या ग्रहों की चाल के बारे में इस कपलर सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसी यांत्रिकी पार्ट में एक शब्द का और इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा। अब देखिए, यांत्रिकी ऊर्जा की यदि परिभाषा दें हम, तो कह सकते हैं कि स्थित ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिज
ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा तथा स्थितिक ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पता चल गया होगा कि यांत्रिकी में हम क्या करते हैं, कणों के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, ऊर्जा के बारे में, इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो हमारे मुख्य वैज्ञानिक हैं न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, जैसे न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, गैलीलियो का जड़त्व का नियम, केपलर ग्रहों की गति के बारे में सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे चल के। जो इसके बाद दूसरा पॉइंट है ऊष्मागतिकी। उसके बाद अगला पॉइंट है ऊष्मागतिकी। ये भी स्थूल का एक ब्रांच है, जो इसकी अगली ब्रांच है ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ताप कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, किस प्रकार का ताप है, कितना ताप है, इसको मापा कैसे जाता है, अन्य और बहुत सारी बातें। ऊर्जा का संचरण कैसे होता है, किस धातु में ऊर्जा का संचरण किस प्रकार होता है, कौन सी धातु ऊर्जा का संचरण अच्छी तौर से करती है, कौन सी धातु ऊर्जा का संचरण अपनी बहुत ही कठिनाइयों में पार होने देती है। इसका एक एग्जाम्पल लें तो हम अपने घरों में जब भोजन पकाते हैं तो उसके नीचे ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो हमें पता है कि जो बर्तन होता है भोजन बनाने वाला, वो उसकी नीचे की सतह जितनी खुरदरी होगी ऊष्मा का संचरण उतनी तेज़ी से होता है। जितनी खुरदरी होगी उतनी तेज़ी से ऊष्मा ऊपर पहुंचेगी और वो हमारे भोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, भोजन को प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो आसानी से पक जाएगा। ऊष्मागतिकी में हम इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे, कहाँ का कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है। इसकी अगली ब्रांच का नाम है, स्थूल की अगली ब्रांच का जो नाम है वो है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। इसके लिए इसके एक दो नियम होते हैं, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम में जैसे कहा जाता है कि प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या परावर्तन के बारे में कहा जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ उसकी चाल पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकाश की अब लेकिन ये जो 11th का पोर्शन है, इसमें प्रकाश की 11th या 12th में आप पढ़ेंगे कि जो प्रकाश की काफ़ी बड़े स्तर पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें आपको सूक्ष्मदर्शियों के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे सूक्ष्मदर्शी की हम छोटे से छोटे कणों को आसानी से देख लेते हैं इस प्रकाशिकी की सहायता से, और इसके लिए दूरदर्शी भी प्रकाशिकी की सहायता से ही बनाए जाते हैं, जिसमें हम अपने यहाँ बैठे बैठे दूर दूर उपस्थित ग्रहों को अपनी आँखों से देख लेते हैं या लाइव ग्रहों की स्थितियों को पता कर लेते हैं। ये सारी बातें प्रकाशिकी के द्वारा ही संभव होती हैं। और प्रकाशिकी के जो भाग हैं, जैसे कि देखा होगा किसी मनुष्य की आँखें कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें उसकी आँखों पे चश्मा लगा दिया जाता है। तो कौन सा चश्मा किस तरह की आँखों पे लगना है, इसका माप क्या होगी, कितने नंबर का चश्मा लग रहा है, इन सारी बातों का जो अध्ययन करेंगे वो प्रकाशिकी के अंतर्गत करेंगे। या हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश से रिलेटेड सभी बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं वह ब्रांच भौतिक के स्थूल की एक उप ब्रांच प्रकाशिकी है। इसका जो अगला पॉइंट है तरंग में हम देखेंगे कि जब किसी माध्यम में हलचल होती है तो उसमें जब किसी माध्यम में हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो उससे उस माध्यम में हलचल जो उत्पन्न होती हैं उनसे कितनी तरंगें निकलती हैं, वो कैसे चलती हैं, उनकी चाल क्या होती है, उनकी गति क्या होती है, उनका वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सारी बातों का हम इस स्थूल की अगली ब्रांच तरंग में अध्ययन करेंगे। तथा साथ साथ हम ध्वनि के बारे में भी इसी में अध्ययन करेंगे। ध्वनि के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसे गति करती है, कौन से माध्यम में कितनी चाल होती है उसकी, और किस प्रकार से ध्वनि का संचरण होता है। इन सारी बातों का अध्ययन हम ध्वनि तथा तरंग की स्थूल की उपशाखा में करेंगे। जो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युतिकी।
वैद्युतिकी में भी हम वैद्युत के सभी उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, अन्य सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे आवेश निकलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, इनका संचरण कैसे होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कैसे किए जाते हैं, इन सारी बातों का पढ़ेंगे हम वैद्युतिकी में। साथ साथ में ये भी समझेंगे कि आवेश क्या है, चुंबकत्व क्या है, और ये भी पता चलेगा कि चुंबकत्व और आवेश एक ही वस्तु के दो रूप हैं, यानी कि जब हम चाहें तब आवेश को चुंबकत्व के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं तथा चुंबकत्व को आवेश के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का जो हम अध्ययन करेंगे वो स्थूल भौतिकी के प्रयोजन में, स्थूल ब्रांच की शाखा में इतनी सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक है सूक्ष्म, जो इसका अगला टॉपिक है सूक्ष्म। देखिए, जहाँ पे हमने स्कूल में बड़ी बड़ी चीज़ों का, विशाल काय रूप होता है जिनका, उनके बारे में अध्ययन किया, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म में क्या करेंगे, छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे पृथ्वी के द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म में क्या, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जहाँ पर हम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के द्रव्यमान की बात कर रहे थे जो इतने बड़े बड़े हैं, और वहीं पर हम इस इलेक्ट्रॉन के एक सूक्ष्म द्रव्यमान की गणना करेंगे, प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना करेंगे। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। अब इसी में छोटे छोटे कणों का भी अध्ययन करेंगे हम, तथा साथ साथ में परमाणु का भी, परमाणु की संरचना को भी समझेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में भी समझेंगे, जो एक छोटा कण होता है, और परमाणु के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे, प्रोटॉन के बारे में समझेंगे, न्यूट्रॉन, इन तीन कणों के बारे में भी समझेंगे जो मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इस पे आवेश कितना होता है, ये कैसे चक्कर लगाता है, कहाँ पे उपस्थित होता है परमाणु में, इसका द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है, यही सारी बातें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में, कि प्रोटॉन का आवेश कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, ये कहाँ स्थित होता है, ठीक है, और किस प्रकार से बंधा हुआ होता है। इनके बीच में लगने वाले बलों के बारे में समझेंगे कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बल लगाता है वो किस प्रकार का होता है, इनसे कैसे बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में कैसे बंधे हुए स्थित रहते हैं। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। एक और साथ में शब्द जुड़ता है क्वार्क। क्वार्क इन तीनों से मिलकर बनता है, इन तीनों मूल कणों से मिलकर बना होता है। ये तीनों कण, मूल कण क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तथा प्रोटॉन को किससे तथा न्यूट्रॉन को इनसे। इन सारी बातों में समझेंगे कि क्वार्क जो होता है अलग अलग स्थानों में कैसे अपने आप को रूपांतरित करता है, कैसे मूल कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये तीनों कण मूल कण क्वार्क से बने होते हैं। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे इस सूक्ष्म के अंतर्गत, सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत या माइक्रो फिजिक्स के अंतर्गत। तो छोटी छोटी बातों का अध्ययन करेंगे। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि भौतिकी का प्रयोजन किस प्रकार हुआ। अगला जो टॉपिक है हमारा, भौतिक विज्ञान
प्रौद्योगिकी। इसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसा कि भौतिक विज्ञान के बारे में हमें पता है कि हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जब उनका अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब टेक्नोलॉजी जो होती है कि हम देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो हुए वो इन्हीं प्राकृतिक नियमों से, इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं से कुछ सत्यापन करके कुछ नए नियम प्रतिपादित किए और एक पूरा टेक्नोलॉजी के रूप में आगे हमें सामने प्रस्तुत की। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहें तो जेम्स वाट ने कैसे, जेम्स वाट जो थे वो एक दुकान पे बैठे हुए थे चाय की, और उन्होंने देखा कि चाय बन नहीं थी तो केतली का ढक्कन रखा हुआ था और वो भाप के कारण उड़ रहा था, ऊपर बार बार उड़ रहा था। तो उनके मन में ये विचार आया कि ये जो भाप है, और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया, जिसे हम टेक्नोलॉजी आगे कहते हैं। और उससे बहुत सारी सुविधाओं को हमारे आसान हुआ और हम मनुष्य उससे बहुत सारी उपयोगी साबित हुआ। तो जो भौतिक विज्ञान की प्राकृतिक घटनाओं को हम उठाते हैं और उनसे एक नियम प्रतिपादित करते हैं, और उन नियमों का उपयोग करके हम अपने मनुष्य जाति के लिए कुछ हित में कार्य करते हैं जो उसके लिए उपयोगी होता है, तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके एक एग्जाम्पल लें तो जो न्यूटन वैज्ञानिक थे, काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने जाते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो उन्होंने क्या देखा कि एक सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे और एक सेब ऊपर से नीचे गिरा पेड़ से। तो उनके दिमाग में आया कि ये सेब ऊपर से नीचे कैसे गिरा, जबकि ग्रह हमारे ऊपर ही रुके रहते हैं। तो इस घटना से प्रेरित होकर के न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादित कर दिया, और उसके बाद उस सारे नियमों का उपयोग करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और उसे टेक्नोलॉजी का रूप दे दिया। टेक्नोलॉजी के रूप में आज हम बहुत आगे हैं। इसका मेन कारण यही है कि हमने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया और उनके द्वारा बनाए गए नियमों को अपने और टेक्नोलॉजी में यूज करके मनुष्य जात के हित के लिए कार्य किए। तो आप समझ गए होंगे कि प्रौद्योगिकी और भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।